Hello everyone, welcome to IQ Civils IS Academy. This is Harshit Omar, senior faculty at IQ Civils IS Academy. So today in this session I will be discussing American War of Independence. Now this series American War of Independence, ये series जो होगी ये different parts में होगी. As we all know that this is an important topic from world history, that is GS paper 1 मेंस एग्जामिनेशन. क्लियर एवरीवन? तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का. तो आज हम शुरुआत करेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और हम शुरुआत करेंगे बैकग्राउंड से. क्लियर? उसके पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं दैट we at IQ Civils IS Academy we are going to start our new batch from 11th of October 2022 एंड 25th अक्टूबर 2022. तो जल्द से जल्द अपने आप को आप एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ एंड आपकी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देने के लिए हम सभी टीचर्स आपका स्वागत करते हैं IQ सिविल्स IAS एकेडमी में. तो जल्द से जल्द आप अपने आप को एनरोल करें एंड जो आपकी प्रिपरेशन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एपीएससी एग्जामिनेशन की उसको एक सही दिशा दीजिए. क्लियर? सो आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कुछ बैकग्राउंड हम समझेंगे और बैकग्राउंड जो है दैट इज कॉलोनियल अमेरिका. अब अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका की भी अपनी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सारी चीजें. बट जब हम बात करते हैं यूपीएससी और एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ना है. मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री. क्लियर एवरीवन? दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. क्लियर? सो नाउ अब अमेरिका की एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हमें ज्यादा पता क्यों नहीं चलता है? बिकॉज इफ यू सी द ज्योग्राफी ऑफ अमेरिका, काफी ज्यादा डिस्टेंस है. क्लियर? एंड अमेरिका एज ए कॉन्टिनेंट, इसके बारे में हमें पता चला 1492 थ्रू एक्सप्लोरेशन. क्लियर? एंड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492. तो अब इसकी शुरुआत कहां से हुई, थोड़ा हम इसे समझ लेते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. 1453 ये ईयर वर्ल्ड हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज ऑटोमन एक एम्पायर थी, ऑटोमन एम्पायर. They captured Constantinople. Present day it is called as Turkey. आज हम इसको बोलते हैं टर्की. तो ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया. अब हालांकि द ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ये जो ट्रेड है, दिस ट्रेड वॉज देयर सिंस एंशिएंट टाइम्स. अब ईस्ट और वेस्ट के बीच में ट्रेड हमेशा से ही चलती आ रही. अब ये ट्रेड होती किस चीज की थी? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. वेस्ट वॉज डिपेंडेंट ऑन ईस्ट for silk and spices. Clear everyone? अब वेस्ट हमेशा से ही ईस्ट पर डिपेंड था सिल्क और स्पाइसेस के लिए. नाउ वेस्ट मींस यूरोप, ईस्ट मींस इंडिया एंड चाइना. बिकॉज इफ यू सी स्पाइसेस आर द प्रिजर्वेटिव्स. समझ में आ रहा है? स्पाइसेस कहां पर निकलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स.
स्पाइसेस आर द फ्रूट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स। तो यूरोप पोलर एरिया में आता है, तो यूरोप में यूरोपियन स्पाइसेस निकाल नहीं सकते, तो वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट है? ईस्ट पर। क्लियर एवरीवन? तो अब हुआ ये कि हमेशा से यूरोपियंस ट्रेड करते थे ईस्ट के साथ, दैट इज इंडिया चाइना के साथ, इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस एंड सिल्क। नाउ अब ट्रेड याद रखिएगा, ट्रेड कहां से होता था? चाइना टू इंडिया एंड दिस साइड यूरोप। तो अब बिटवीन यूरोप, इंडिया एंड चाइना कौन कौन से एरियाज आएंगे? वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया दैट इज ईरान। क्लियर एवरीवन? नाउ अब वेस्ट एशिया में एक एम्पायर आ गई 1453 में, दैट इज ऑटोमन एम्पायर। यहां पर आ गई ऑटोमन एम्पायर, दैट मींस इस्लामिक एम्पायर। तो यहीं से कहानी अब आप देखेंगे चेंज हो जाएगी। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ 1453, that means present day Turkey, control of Ottomans, Ottoman Empire। अब इन्होंने क्या किया? अब दिस साइड वेस्ट, that is Europe, and this side India and China। Clear? Now this Turkey part of West Asia। Turkey क्या करता है? If you see the location of Turkey, Turkey connects West Asia with Europe। Clear? So Turkey is the corridor towards Europe। समझ में आ रहा है? So now if अगर इंडिया से स्पाइसेस जाएंगे तो वो ऑटोमन्स के थ्रू ही होते हुए जाएंगे। और अब कहां पर जाना है? यूरोप। तो यूरोपियंस को क्या चाहिए? स्पाइसेस। तो फॉर एग्जांपल इंडिया से अगर 10 रुपए के स्पाइसेस जा रहे हैं तो टर्की वाले ऑटोमन एम्पायर क्या करती थी? इररेलेवेंट टैक्सेस लगाते थे। ये 10 रुपए का सामान कितने का हो जाता था? 200 रुपीस का। दैट मीन्स irrelevant increase in taxes, and because of this Europeans were dissatisfied and economy was in crisis। economy was in crisis। समझ में आ रहा है? तो अब मान लीजिए अगर हमें यूरोप से कुछ सामान चाहिए और बीच में वेस्ट एशिया उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाएगा तो हमारे सारे फॉरेन रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे इंपोर्ट्स में। यही हो रहा था यूरोप के साथ उस समय। तो अब यूरोपियंस ने कहा कि इसका क्या रास्ता हो सकता है? तो अब यहीं पर तुम एक फॉर्मूला समझोगे कि जब भी चैलेंज होगा तभी इन्वेंशन होगी। सो दिस challenge resulted into various inventions। अब वो इन्वेंशन क्या होगी? अब यूरोपियंस एक डायरेक्ट ट्रेड रूट ढूंढेंगे इंडिया की तरफ आने का। नाउ सी, दिस इज यूरोप, क्लियर? एंड this is Africa, clear? And this side this is India। clear everyone? So now इंडिया में क्या है? स्पाइसेस आर दी प्रिजर्वेटिव्स। स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट आइटम था। जैसे आज ऑयल इंपॉर्टेंट आइटम है वैसे स्पाइसेस, इसीलिए उस टाइम पर सिल्क रूट, स्पाइस रूट बोला जाता था। क्लियर? तो अब यूरोपियंस क्या करेंगे? 1453 यहां पर कौन आ चुका है? ऑटोमन्स। तो यहां से ऑटोमन्स क्या कर रहे हैं? ऑटोमन एम्पायर बिकेम अ हर्डल फॉर यूरोपियंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स।
तो मैंने बताया जब चैलेंज होगा तभी इन्वेंशंस होंगे। तो आप देखेंगे दैट यूरोपियंस दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द सी रूट टुवर्ड्स इंडिया। तब यूरोपियंस ने कहा कि क्यों ना हम इंडिया का एक डायरेक्ट सी रूट रास्ता निकालें। तब आप देखेंगे 1492, तो सबसे पहले कोलंबस कोलंबस ने शुरुआत की क्लियर। तो कोलंबस ने एक्सप्लोरेशन शुरू किया। तो कोलंबस, याद रखिए कोलंबस कहां चले गए, कोलंबस पहुंच गए अमेरिका। कोलंबस कोलंबस ये कहां पहुंच गए, अमेरिका। तो अब कोलंबस को लगा कि इन्होंने इंडिया ढूंढ लिया है। समझ में आ रहा है, बेसिकली कोलंबस पहुंचे थे इस एरियाज में। ये एरियाज कौन से थे, कैरेबियन आइलैंड्स, कैरेबियन। समझ में आ रहा है, दैट मीन्स याद रखिएगा अब ये वेस्ट में आ गए थे, कोलंबस किधर आ गए, वेस्ट में। तो यहां पर इन्हें कुछ लोग मिले ब्लैक्स, एंड उनका फेस रेड था, ब्लैक्स विद रेड फेस। तो कोलंबस को लगा कि उन्होंने इंडिया की खोज कर ली है, इंडिया की डिस्कवरी कर ली है। तो यहां पर जितने भी लोग थे इनको कहा जाने लगा रेड इंडियंस। इनको क्या कहा जाने लगा, रेड इंडियंस। ये ट्राइबल पीपल थे, रेड इंडियंस। क्लियर। अब बात यह है, तो याद रखिएगा उस समय इस रीजन को कहा जाता था इंडिया, उस समय कहा जाता था इंडीज। समझ में आ रहा है। अब इंडीज क्यों कहा जाता था, बिकॉज इंडिया में इंडस रिवर थी, इसीलिए इंडीज बोला जाता था। तो अब यहां पर कोलंबस को क्या लग रहा है, उन्होंने इंडिया डिस्कवर कर लिया है, तो इस रीजन का नाम रख दिया गया इंडीज। अब 1498 में वास्को डिगामा भी यूरोप से, और वो पहुंचते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। यहां पर वास्को डिगामा को एक मिल गया गुजराती मर्चेंट, एंड जिसने वास्को डिगामा को पहुंचा दिया, रास्ता दिखा दिया, कहां पर, केरला। वास्को डिगामा 1498। सो वास्को डिगामा रीच्ड इंडिया इन 1498। तो जब वास्को डिगामा 1498 में आए तो इंडिया का कैलिकट के जो रूलर थे जमोरिन, जमोरिन इन्होंने इनवाइट किया, और वास्को डिगामा 1500 में जब वापस गए खूब सारा स्पाइसेस लेके गए, एंड 60 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो वास्को डिगामा ने यूरोप में बोला कि इंडिया हमने डिस्कवर किया है। समझ में आ रहा है। अब यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब दो दो इंडिया हो गए। एक कोलंबस कहते थे कि वो इंडिया है जो वेस्ट में वो उन्होंने देखा, और एक हो गया जो ईस्ट में वास्को डिगामा में। तो असली इंडिया कौन सा है, जो ईस्ट में है। तो तभी से अब दो दो रीजन को तो इंडिया कहा नहीं जा सकता, तो इस अब ये लोग इंडिया को इंडीज बोलते थे, तो इस रीजन को कहा जाने लगा वेस्ट इंडीज। याद रखिएगा, दिस रीजन बिकेम, ये जो रीजन था इसको क्या कहने लगे, वेस्ट इंडीज, एंड इसको कहा जाने लगा ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज। इसीलिए जितनी भी कंपनी आएंगी उन कंपनी का नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर एवरीवन, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरीके से डिस्कवरी हुई अमेरिका की। 1492 यूरोपियंस ने एक अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया, दैट इज कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। समझ में आ रहा है। तो जब इंडिया की डिस्कवरी हो गई तब इस रीजन का नाम रखा गया अमेरिका। सो अमेरिका फर्स्ट यूज इन 1500 एडी। क्लियर एवरीवन। अब हालांकि हम यहां पर इंडिया की बात नहीं करेंगे, तो अमेरिका की ही बात करेंगे। क्लियर, अमेरिका। नाउ दिस साइड पैसिफिक रीजन, and this side Atlantic region. Atlantic region.
अब धीरे धीरे यूरोपियंस ने, याद रखिएगा, धीरे धीरे यूरोप धीरे धीरे यूरोपियंस ने अमेरिका में एंट्री करना शुरू की। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप देखेंगे यूरोपियंस अब एंटर करेंगे अमेरिका में। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका में क्यों लोग आएंगे? अमेरिका इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ रिसोर्सेज, लैंड ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है? अमेरिका भी लैंड है रिसोर्सेज का, ये याद रखिएगा। और जितने भी यूरोपियंस आएंगे सब कहां पर सेटल होंगे? दिस वेस्टर्न, दिस साइड वेस्ट। क्लियर? सो जितने भी यूरोपियंस आएंगे सब ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बनाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से यूरोपियंस आना शुरू करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, इन 1453 ऑटोमन एम्पायर क्लोजेस द ओवरलैंड सिल्क रोड ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट, जिसकी वजह से यूरोपियन एज ऑफ डिस्कवरी की शुरुआत हुई। तो अब याद रखिएगा, जब भी किसी चीज को पढ़ते हो पूरा कॉन्सेप्ट समझो। बिकॉज ऑफ दिस ईयर 1453, बिकॉज ऑफ ऑटोमन्स, Europeans started geographical discovery, geographical discovery। क्लियर? तो अब इसी से शुरू हुई geographical discovery। Now, so from 1490 to 1504, Christopher Columbus, he makes 4 voyages to the New World. New World means America। ओके, एंड इन्होंने ही ओपन किया डोर अमेरिका का अदर यूरोपियंस के लिए। सो ही ओपन्स द वे फॉर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकाज। क्लियर? सो कोलंबस कौन थे? सेलर थे स्पेन से, एंड ही ओपन द वे फॉर स्पेनिश कॉलोनिस्ट। तो अब आप देखेंगे स्पेन के लोग, स्पेन के मर्चेंट्स एंटर करना शुरू करेंगे। And this resulted into Spanish conquest of Central and South America in 16th century। और धीरे धीरे स्पेन ने कॉन्क्वेस्ट शुरू किया सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जिसको आज हम लैटिन अमेरिका बोलते हैं। समझ में आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका में कौन आएगा? ब्रिटिशर्स आएंगे, फ्रेंच आएंगे। तो स्पेन एंड पोर्चुगीज ने, याद रखिएगा, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका को कॉन्कर करना शुरू किया। एंड इन 1500 ब्राजील इज क्लेम्ड फॉर पोर्चुगल बाय पेड्रो एल्वेरस कैब्रल। ब्राजील को क्लेम किसने किया? याद रखिएगा, पोर्चुगीज ने। क्लियर? तो अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे सबसे पहले कौन है? स्पेन, देन पोर्चुगल, देन धीरे धीरे फिर आप देखेंगे 1519 से 1521 में हर्नैन कॉर्टीज ऑफ स्पेन, इन्होंने कॉन्कर किया मैक्सिको को। हर्नैन कॉर्टीज ऑफ स्पेन, इन्होंने, दैट मींस मैक्सिको भी किसकी कॉलोनी बना? स्पेन की। देन 1534 टू 1535 नॉर्थ अमेरिकन रीजन ऑफ कनाडा क्लेम्ड फॉर फ्रांस बाय जैक्वेस कार्टियर। 1534 से 1535 में जो कनाडा है, कनाडा, ये किसकी कॉलोनी बना? फ्रेंच कॉलोनी। अब आप कहेंगे कि सर सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, स्पेन एंड पोर्चुगीज, कनाडा चला गया किसके पास? फ्रेंच के पास। अब जो नॉर्थ अमेरिका, जिसको आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, समझ में आ रहा है, ये कॉलोनी किसकी बनेगा? ब्रिटेन की, ब्रिटेन की। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अमेरिका को धीरे धीरे आप देखेंगे कॉन्कर किया जाए। तो आप देख सकते हैं देन डच रिपब्लिक, डच रिपब्लिक ऑफ द नेदरलैंड्स, दे फाउंडेड द कॉलोनी ऑफ न्यू नेदरलैंड इन नॉर्थ अमेरिका। तो डच, जिसको आज हम नेदरलैंड्स बोलते हैं, डच रिपब्लिक, इन्होंने कॉलोनी बनाई। उस कॉलोनी का नाम इन्होंने रखा न्यू नेदरलैंड, नॉर्थ अमेरिका में। और उस न्यू नेदरलैंड में कौन आते थे? आज यूएस का कनेक्टिकट, डेलावेयर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ये सारे रीजन आते थे डच कॉलोनी ऑफ अमेरिका में 1614।
Then Sweden had established their own New Sweden in part of डेलावेयर बाई 1638. 1638 में स्वीडन ने भी न्यू स्वीडन बनाया, जिसको आज डेलावेयर कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. सो धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारे नेशंस लाइक रशिया, जर्मनी, स्कॉटलैंड, इन्होंने भी अमेरिका में आने की कोशिश की, बट ये कंट्रीज सक्सेसफुल नहीं हो पाए. समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले कौन आया अमेरिका में? स्पेन एंड पोर्चुगल. दीज वर द फर्स्ट टू यूरोपियन नेशंस टू कॉलोनाइज एनीवेयर विद इन न्यू वर्ल्ड. न्यू वर्ल्ड हियर इज यूज्ड फॉर अमेरिका. सो स्पेन का फोकस किस पर था? सेंट्रल अमेरिका, फ्लोरिडा पर. समझ में आ रहा है? एंड इन सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स. तो स्पेन की कॉलोनी सेंट्रल अमेरिका में, फ्लोरिडा एंड सेंट्रल यूएस में. पोर्चुगीज ने कॉलोनी कहां पर बनाई? ब्राजील में. समझ में आ रहा है? फ्रेंच ने कॉलोनी बनाई कनाडा में. और डच कहां पर सेटल हुए? हडसन रिवर वैली एरिया ऑफ मॉडर्न अपस्टेट न्यूयॉर्क, एंड कुछ कैरेबियन आइलैंड्स भी डच के पास थे. समझ में आ रहा है? देन न्यूयॉर्क याद रखिएगा, कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. न्यूयॉर्क किसकी कॉलोनी बना था? ब्रिटिश की कॉलोनी बना था, ये याद रखिएगा. बट न्यूयॉर्क ओरिजिनली किसकी कॉलोनी था? डच की कॉलोनी था. तो डच से किसने ले लिया? ब्रिटिशर्स ने. तो आप देखेंगे कि इस तरीके से डिस्कवरी हुई और धीरे धीरे यूरोपियन पावर्स ने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू किया अमेरिका में. क्लियर एवरीवन? तो आप यहां पर मैप देख सकते हैं. दिस रीजन, क्लियर, दिस इज फ्लोरिडा. तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस रीजन में कॉलोनीज बनना शुरू हुई. फिर देन यूरोपियंस कहां पर जा रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका में. क्लियर? सो फर्स्ट वॉयज 1492-93 लेफ्ट स्पेन ऑन 3 शिप्स. क्लियर? 86 पीपल्स. तो इस तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे अमेरिका को कॉलोनाइज किया जाने लगा 16th सेंचुरी से. क्लियर? नाउ अब मैंने आपको बताया अमेरिका इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ रिसोर्सेज. सो द वेल्थ ऑफ स्पेन एक्वायर्ड फ्रॉम देयर कॉलोनीज. तो अब धीरे धीरे इंग्लैंड ये सारी चीजें देख रहा था कि स्पेन एंड पोर्चुगीज ने कॉलोनी बना ली है न्यू लैंड में, दैट इज अमेरिका में. एंड धीरे धीरे स्पेन जो है अपनी कॉलोनीज से वेल्थ ला रहा है, एंड जिसकी वजह से बाकी यूरोपियन कंट्रीज की भी आंखें खुल गई. So this encouraged England to establish their own presence in the new world. और जिसकी वजह से इंग्लैंड को भी लगा कि क्यों ना हम भी कॉलोनीज बनाएं. एंड देन आप देखेंगे ब्रिटिशर्स, दैट मींस इंग्लैंड, दे फाउंडेड देयर फर्स्ट कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिका इन 1607. तो वर्जीनिया जो है पहली कॉलोनी बनी किसकी? ब्रिटेन की. क्लियर? देन उसके बाद आप देखेंगे प्लाईमाउथ, देन 1620 मैसाचुसेट्स, देन अदर बेसिक रीजन. सो धीरे धीरे आप देखेंगे इंग्लैंड ने अपने 13 कॉलोनीज बनाए. 13 कॉलोनीज इन यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको हम आज अमेरिका बोलते हैं. क्लियर? तो आप देखेंगे कि Britain, that means England, started colonizing America from the beginning of 17th century. Clear? And gradually by the end of 17th century Britain established 13 colonies in America. तो ब्रिटेन ने कितनी कॉलोनीज बनाए अमेरिका में? 13. एंड सारे कॉलोनीज कहां पर होंगे? दिस साइड, ईस्टर्न रीजन. 13 colonies in America. Clear? कनाडा में किसका इंफ्लुएंस है? फ्रांस. फ्रांस, that means in Canada. This thing is clear to all of you? ये याद रखिएगा. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ब्रिटेन 13 कॉलोनीज बनाएगा कहां पर? अमेरिका में. क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से 13 कॉलोनीज बनी. आप मैप देख सकते हैं स्क्रीन पर. क्लियर? तो ये सारे 13 कॉलोनीज हैं. 1,
दीज आर 13 कॉलोनीज। समझ में आ रहा है? तो ये 13 कॉलोनीज है किसकी? ब्रिटेन की। अब अमेरिका में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो यूरोपियंस थे उन्होंने जाकर रहना शुरू किया। अब जैसे आज कोई सीरिया जाना नहीं चाहता, इराक जाना नहीं चाहता, वैसे ही उस समय कोई अमेरिका जाना नहीं चाहता था। क्यों? अब फिर आपको ज्योग्राफी देखने की जरूरत है। अमेरिका, क्लियर? दिस इज यूरोप। अब कोई उस समय अमेरिका जाना क्यों नहीं चाहता था? रीजन है, इसके पीछे रीजन है। व्हाई? बिकॉज, याद रखिएगा, लेब्राडोर करंट एंड वार्म करंट। अब दैट मींस कोल्ड करंट एंड वार्म करंट, ये वो रीजन है जहां पर दो करंट मिलते हैं आपस में। वार्म करंट, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, जिसकी वजह से फॉग होता है। समझ में आ रहा है? तो इस समय ज्यादातर शिप्स जो होते थे वो डूब जाते थे, ड्राउन हो जाते थे। टाइटैनिक भी यहीं पर हुआ। समझ में आ रहा है? बड़ी बड़ी रेंजेस थी यहां पर, अटलांटिक में बहुत बड़े बड़े रेंजेस थे, जिसकी वजह से शिप्स ड्राउन हो जाते थे। इसीलिए लोग अमेरिका जाने से डरते थे। इसीलिए जितने भी प्रिजनर्स, मर्डरर्स, डकैट्स, जिनको भी सजा दी जाती थी, उन सबको अमेरिका भेज दिया जाता था। तो जितने लोग गए, अब उसमें से जो बच गए, उन्होंने, याद रखिएगा, यहां पर धीरे धीरे अपने सेटलमेंट्स बनाना शुरू किए। समझ में आ रहा है? तो यूरोपियंस ही अमेरिका में रहने लगे। एंड देन 1607 से ब्रिटेन ने यहां पर अपनी कॉलोनी बनाई। वर्जीनिया वॉज द फर्स्ट कॉलोनी। तो अब अमेरिका में है कौन? यूरोपियंस ही है जो रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? यूरोपियंस पहले कौन गए? यूरोपियंस ही गए। और सिर्फ ब्रिटेन से नहीं, पूरे यूरोप से गए। तो जब यूरोपियंस यहां पर आके रहने लगे, तो उन्होंने जो यहां के नेटिव्स थे, जिनको रेड इंडियंस कहा जाता था, ट्राइबल्स, उनको खूब मारा। और अब रेड इंडियंस कहां पर रहने लगे? वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ अमेरिका। समझ में आ रहा है? एंड देन 1607 में ब्रिटेन ने कॉलोनी बना ली। कहां पर? अमेरिका में। तो अब अमेरिका में किसका रूल आ जाएगा? क्राउन का रूल आएगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब चेंजेस होंगे, क्योंकि ब्रिटेन में भी चेंजेस हो रहा है। ब्रिटेन में एक रेवोल्यूशन हुआ था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से इंग्लैंड में मोनार्की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। दैट मींस पावर किसके पास आ गई थी? पार्लियामेंट के पास। नाउ वेरियस लॉज लिमिटेड द पावर ऑफ इंग्लिश किंग। तो बहुत सारे फिलोसफीज है, लाइक वोल्टेयर। वोल्टेयर ने कहा इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है सबसे प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है यूरोप में। वोल्टेयर बहुत अच्छे फिलोसोफर है, क्लियर? And a growing number of England colonists in North America accused England of tyrannical rule. And धीरे धीरे आप देखेंगे कैपिटलिस्ट जो है एमर्ज करना शुरू कर रहे हैं इंग्लैंड में। एंड धीरे धीरे मर्चेंट्स, अब आप देखेंगे धीरे धीरे मर्चेंट्स जो हैं जाएंगे कहां पर? अमेरिका में। और धीरे धीरे इंग्लैंड अपनी कॉलोनी बनाएगा नॉर्थ अमेरिका में। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। And in 18th century, England drove France out of eastern part of American continent and Canada. अब 18th century में फ्रांस जो कि कनाडा में था, अब कनाडा से, कनाडा याद रखिएगा इंग्लैंड फ्रांस से ले लेगा। कैसे ले लेगा? अब यूरोप में एक वॉर हुआ था, 7 years war, 1756 to 1753। अब ये वॉर जो था बेसिकली ऑस्ट्रिया में था, वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए वॉर था। समझ में आ रहा है? बट इस वॉर में पार्टिसिपेट ब्रिटेन एंड फ्रांस ने भी किया था। समझ में आ रहा है? सो ब्रिटेन डिफीटेड फ्रांस, जिसकी वजह से कॉलोनीज में भी आप देखेंगे दोनों के बीच में एग्रीमेंट होंगे। तो फ्रांस हार गया था यूरोप में, जिसकी वजह से कनाडा जो है किसके पास चला गया? ब्रिटेन के पास। तो 1763 से कनाडा किसके पास आ जाएगा? ब्रिटेन के पास। समझ में आ रहा है? तो असली कहानी जो है उसकी शुरुआत होगी 1763 से। अभी ये सारी चीजें क्या है? बैकग्राउंड है, किस तरीके से ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज बनाई। तो टोटल ब्रिटेन ने अपनी 13 कॉलोनीज बनाई अमेरिका में, 13 कॉलोनीज।
Clear? So by mid of 18th century, there were 13 English colonies in North America along Atlantic coast. समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर सेटल कौन हुआ? लैंडलेस पीजेंट्स, पीपल सीकिंग रिलीजियस फ्रीडम। जो यूरोप के रिलीजियस फ्रीडम चाहते थे वो लोग भी आ गए थे अमेरिका में रहने के लिए। ट्रेडर्स, प्रॉफिटर्स, ये सब आ गए, और इन सभी ने जीरो से शुरुआत की थी अमेरिका में, एग्रीकल्चर से। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब क्राउन का रूल आएगा अमेरिका में, तो ये लोग यूरोप के ही थे, इन्हें पता था क्राउन का नेचर, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, यही लोग आवाज उठाएंगे। समझ में आ रहा है? सो द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट फार्मर्स। तो धीरे धीरे इन लोगों ने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाना शुरू करी अमेरिका में अपनी। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज हैड डेवलप्ड इन सच प्रोडक्ट्स लाइक वूल, फ्लैक्स, लेदर, एंड इन नॉर्थ देयर वर फिशिंग एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। साउथ में प्लांटेशंस होते थे, फ्यूडल्स थे। तो ये आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ में इंडस्ट्रीज धीरे धीरे लोग लगा रहे हैं, वही अमेरिकन, और साउथ में प्लांटेशन। यहां पर क्या है? फ्यूडल्स, यहां पर है फ्यूडल लॉर्ड्स। तो साउथ सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में क्या होगा? फ्यूडलिज्म। क्लियर? तो फ्यूडलिज्म, यहां पर प्लांटेशन होगा। प्लांटेशन में काम कौन करेगा? याद रखिएगा, यहां पर प्लांटेशन में काम करेंगे स्लेव्स। तो अब प्लांटेशन किस चीज का? टोबैको का, कॉटन का। समझ में आ रहा है? बहुत, अब जब ये कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में भी आए। समझ में आ रहा है? लाइक टोबैको, पोटैटो, मेज, ये सारी चीजें कहां से आई इंडिया में? अमेरिका से। समझ में आ रहा है? सो ईच कॉलोनी हैड अ लोकल असेंबली इलेक्टेड बाय क्वालिफाइड वोटर्स। और हर कॉलोनी की अपनी लोकल असेंबली होती थी, अपना लोकल लेजिस्लेचर होता था। और यही असेंबलीज, दैट मींस 13 कॉलोनीज हैं, तो 13 कॉलोनीज के अपने खुद के लोकल लेजिस्लेचर्स होते थे, लोकल लेजिस्लेचर्स। एंड ये लेजिस्लेचर अपने लॉज बनाते थे, लोकल लॉज। तो जब ब्रिटेन कॉलोनी बना लेगा 1763 के बाद, जब फ्रांस से कनाडा ले लिया जाएगा, तब ब्रिटेन जो है, याद रखिएगा, इंपोज करेगा अपने टैक्सेस इन कॉलोनीज पर, जिसकी वजह से इन अमेरिकन को अच्छा नहीं लगेगा, और वहीं से शुरू होगा, याद रखिएगा, वॉर ऑफ स्ट्रगल बिटवीन अमेरिकन एंड यूरोपियंस। समझ में आ रहा है? दैट मींस ब्रिटेन। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। सो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो ये यूरोपियंस थे, यही सेटल हुए कहां पर? तो अब देखो, 1492 में कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका। अब अमेरिका में तभी से यूरोपियंस आने लगे थे। अब इस टाइम में अमेरिका कॉलोनी तो नहीं बनाया है। क्लियर? तो पूरे यूरोप से डकैत, फार्मर्स, जिनको फ्रीडम चाहिए, वो सब कहां पर आ रहे हैं? अमेरिका में रहने के लिए। और उन लोगों ने जीरो से शुरुआत की। तो इनके आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होगी, उनकी मदरलैंड यूरोप नहीं होगी, अमेरिका ही होगी। तो 1763 में जब ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज है और ब्रिटेन ने एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया, तो वो उनकी जो फ्यूचर जनरेशन थी, उन्होंने आवाज उठाई ब्रिटेन के खिलाफ, और वहीं से शुरुआत हुई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ स्ट्रगल की। सो बेसिकली अगर हम बात करें अमेरिका, अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन क्या, अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या है? दिस इज द फाइट फॉर राइट्स। यहां पर अमेरिकन अपनी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, किससे? अगेंस्ट ब्रिटेन, अगेंस्ट ब्रिटेन। क्लियर? सो दिस स्ट्रगल स्टार्टेड आफ्टर 1763, जब ब्रिटेन ने एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज अडॉप्ट की। समझ में आ रहा है? तो अमेरिका की हिस्ट्री बहुत ही प्यारी है। इफ यू सी अमेरिकन हिस्ट्री, 17th सेंचुरी, दैट मींस जब ब्रिटेन ने अपनी पहली कॉलोनी बनाई वर्जीनिया में, 1607, वर्जीनिया। क्लियर? तो इस टाइम पीरियड में अमेरिका क्या है? ये एक स्लम एरिया है, यहां पर ट्राइबल्स रहते हैं। 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी अमेरिका क्या बन गया? नेशन बन गया। अमेरिका
becomes a nation in 1787. क्लियर? अब 19th सेंचुरी में अमेरिका became इकोनॉमिक पावर. इकोनॉमिक पावर 19th सेंचुरी में अमेरिका क्या बना? इकोनॉमिक पावर. 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी अमेरिका बन गया सुपर पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड इन दिस 21st सेंचुरी आज अमेरिका क्या है? एक ग्लोबल पावर है. ग्लोबल पावर. क्लियर एवरीवन? See the changes, the progressive development in terms of American history after every 100 years. हर 100 साल के बाद अमेरिका में क्या हो रहा है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. क्यों? रीजन है वहां के लोगों ने जीरो से शुरुआत की. जो लोग यूरोप से गए उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई. तभी जब कॉलोनी बना तो उन्हीं की फ्यूचर जनरेशन ने क्या किया? आवाज उठाई. इसीलिए डेमोक्रेसी अमेरिका के रूट्स में है, क्योंकि लोग वहां के इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. समझ में आ रहा है? जीरो से शुरुआत की है. क्लियर? उन्हें मेहनत का मतलब पता है. क्लियर? इसीलिए कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारी उनके रूट्स में ही ये सारी फिलॉसफीज है. क्लियर? तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट सेशन में हम शुरुआत करेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अ बैकग्राउंड. समझ में आ रहा है? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड चीजें आपको समझ में आएंगी. क्लियर एवरीवन? तो इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे IQ सिविल्स IAS के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.